हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग। सो स्पेशली बाय द नेम ऑफ दिस चैप्टर यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर मस्ट बी समथिंग इज शेयर्ड। कुछ तो भी हो रहा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। एंड द थिंग विच वी आर शेयरिंग हियर, दैट इज द पावर। सो इन अ डेमोक्रेसी दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। एंड इससे ही फ्रॉम दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। वाई? बिकॉज कि अभी तक हमने किया ही नहीं था स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, पावर शेयरिंग। और नाम से समझिए, पावर दैट मीन्स किसकी पावर और कहाँ पे किस चीज़ की शेयरिंग। सो इन अ पॉलिटिक्स, स्पेशली पॉलिटिक्स में कैसे पावर्स को शेयर करते हैं, है ना, और क्या कंडीशंस होती हैं। एज हियर वी विल गो थ्रू मैनी एग्जाम्पल्स एंड प्लेसेस की कैसे पीपल वहाँ पे, जैसे हमारी कंट्री, फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन टेक आवर कंट्री कि there is a diversity in our country, big diversity, and many type of people, kind of people those who belong to the many religion and community live here. So उनके लिए according to them कैसे उनको दिमाग में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म किया गया है, हमारी कंट्री में कैसे गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे किसी कंट्री में, सो दैट ऑल द पीपल कैन फील फ्री, है ना, हर किसी को ये फील हो कि दे ऑल आर फ्री एंड दे हैव लिबर्टी, सभी को फ्रीडम है, किसी को ऐसा नहीं लगे कि हमारे साथ में कुछ भी पार्शियलिटी हुई है। एंड वी कैन से दैट आवर्स इज अ सेक्युलर कंट्री। तो हमारी कंट्री क्योंकि सेक्युलर है इसलिए वैसे भी सभी फ्री हैं, है ना, और बहुत सारे हमारे पास में पावर्स हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट विल टेक सम अदर एग्जाम्पल्स टू। एंड keep one thing in your mind कि before watching this video, और मैंने बोला नहीं, बट while watching this video अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपनी बुक लेके आइए और बुक लेके बैठिए। देन दैट विल बिकम easy for you to understand this chapter. टॉपिक वाइज हम एक एक करके we will jump to the topics, and only then you will be able to understand. If you want to have book, है ना, if you want be able to keep that book, just जिनके पास नहीं है, कुछ बच्चे नहीं खरीद पाए थे, तो वो पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए इस चैप्टर को, और फिर उसके बाद उस चैप्टर को देखते हुए ये वीडियो को देखिए, है ना। सो थोड़ा सा इजी होगा समझना। अब देखिए पावर शेयरिंग, तो फर्स्ट विल सो सी कि हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन दिस चैप्टर। फर्स्ट कैसे कैसे इस चैप्टर में हम जाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले दिया हुआ है स्टोरी ऑफ बेल्जियम, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। Second one is इसमें story of Sri Lanka, story of Sri Lanka. I know many of you know where the Sri Lanka is, but many of you know, I know कि बहुत सारों को पता नहीं होगा कि बेल्जियम क्या कहाँ है और किस जगह सिचुएटेड है। तो फॉर योर कंफर्ट आई टेल यू, बेल्जियम इज अ कंट्री, इट इज इन यूरोप कॉन्टिनेंट, है ना। ये किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है बेल्जियम। और श्रीलंका हमको पता है, वी ऑल आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस नेम श्रीलंका, है ना। एंड द नेक्स्ट वन मेजोरिटेरियनिज्म, और इस वर्ड को बोलना सीख लीजिए, मेजोरिटेरियनिज्म। I know that will be very tough for you, because it is a big word to say, है ना, तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, इसलिए मेजोरिटेरियनिज्म अलग अलग करके पार्ट पार्ट में पढ़िए। मेजोरिटेरियनिज्म, ओके। तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसका एक मीनिंग होता है ये मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अभी हम देखेंगे, तो देन आई विल एक्सप्लेन यू। एंड दीज ऑल topics are given in your book one by one, okay. Accommodation, next one is accommodation in Belgium। आपको लगे तो आप, है ना, पॉज करके वीडियो को ये पहले पॉइंट्स लाइन से लिख लीजिए, देन जस्ट कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो। Why power sharing is desirable? Next topic is why power sharing is desirable. And the last one is forms of power sharing. Forms of power sharing.
So before going to the first topic, just let me explain you what we will see in these topics. First, the story of Belgium. हम पहले क्या देखेंगे कि इसमें what was the condition of the Belgium and how they found the solution for those problems, है ना. And the same thing happened in the Sri Lanka also. कुछ लोग होते हैं जैसे in our country also we can say कि अलग अलग कितने सारे states हैं, there are different kind of people, है ना. अलग ethnicity अलग है उनकी, and they speak different languages and their living style is very different. तो हमने हमारी कंट्री में on the basis of the people, है ना, और उनकी living style पे ही क्या किया गया है, स्टेट्स को डिवाइड किया गया है. ओके, सो व्हाट वाज द स्टोरी स्पेशली इन बेल्जियम. दिस इज द कंट्री ऑफ यूरोप. एंड स्टोरी श्रीलंका में क्या हुआ था. मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ था एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट हैड हैपेंड देयर, है ना. उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, और बेल्जियम ने क्या किया, एकोमोडेशन. बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को देखा. उसके बाद पावर शेयरिंग. व्हाई? बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है. डिजायरेबल दैट मीन्स कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पावर शेयरिंग देयर शुड बी पावर शेयरिंग, है ना. व्हाई? बिकॉज ये एक ट्रू स्पिरिट है डेमोक्रेसी की. व्हाई? बिकॉज दिस इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. कौन कौन से अलग अलग तरीकों से पावर शेयरिंग की जाती है, या पावर शेयरिंग की कौन कौन से तरीके हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी ऑफ बेल्जियम. ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट कंफ्यूज्ड. सबसे पहली चीज है हमारी स्टोरी ऑफ बेल्जियम. आप बेल्जियम गए नहीं है कभी, आपने बेल्जियम को देखा नहीं है पास से, आपके पड़ोस में भी नहीं है. सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़ना हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन जब आपको पता नहीं कि वहाँ कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है. अभी तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस अपनी कंट्री की भी नहीं पता है. तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, बट जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट दिस इज द, हमने इसको एक एग्जांपल जैसे लिया हुआ है इस चैप्टर में. और ये कंट्री कहाँ की है, बेल्जियम यूरोप की एक कंट्री है ना. और इसकी कैपिटल क्या है, ब्रसल्स. कैपिटल ऑफ दिस कंट्री इज ब्रसल्स. ओके, अब चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या थी. पावर शेयरिंग में ये स्टोरी ऑफ बेल्जियम क्यों दिया हुआ है, व्हाई इट इज गिवन हियर. व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द बेल्जियम. अब बेल्जियम की प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ कुछ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. अच्छा, हमारी कंट्री में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बट बेल्जियम की प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं थी. यहाँ कुछ 2 या 3 रिलीजन के लोग ही रहते हैं, ऐसे पीपल जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है एथनिसिटी में, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. चलिए देखते हैं. बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स. ध्यान रखिएगा, बेल्जियम में कुछ लोग हैं, जैसे कि अगर हम 100% में से डिवाइड करते हैं तो ये कैसा है, 59% लोग, 59% पीपल यहाँ पे कैसे हैं, जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच बोलते हैं. कौन सी लैंग्वेज है ये, डच लैंग्वेज बोलते हैं. और ये लोग फ्लेमिश रीजन, मतलब ये इनका रहने का जो एरिया है वो भी अलग रीजन, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. ओके, ये क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज, डच बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. अब इसी बेल्जियम में देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 40% पीपल हैं ये फ्रेंच बोलते हैं. ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, है ना. और ये वलोनिया, ये कहाँ रहते हैं, वलोनिया रीजन में रहते हैं. ओके, अब बचे हुए, अंडरस्टूड है, 59, 40, 99% हो गए. बचे हुए 1% लोग क्या है, जर्मन. 1% पीपल क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं. ठीक है, अब इनकी तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो थोड़े ये माइनॉरिटी में आ रहे हैं, यू कैन सी हियर, है ना. ये फ्रेंच पीपल क्या है, यहाँ पे माइनॉरिटी वाले हैं. और 59% जो डच है वो ये मेजोरिटी है ना. ध्यान से देखिएगा. और ब्रसल्स इसकी कैपिटल है. ये कंडीशन तो सिर्फ कहाँ की है, बेल्जियम की है. बेल्जियम मतलब पूरी कंट्री, है ना. और इस कंट्री की कैपिटल ब्रसल्स की कंडीशन थोड़ा अलग है. ब्रसल्स में कंडीशन कैसी है, यहाँ पे देखिए पूरी ओवरऑल कंट्री में फ्रेंच पीपल कम है, लेकिन इसकी कैपिटल में फ्रेंच पीपल बहुत ज्यादा है. 80% तो फ्रेंच ही है, 80% फ्रेंच है. आप ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा कि हम पूरी ओवरऑल कंट्री की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कंट्री में फ्रेंच पीपल कम है. जैसे अगर
हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज पंजाबी है ना, तो पंजाबी है अगर, तो हम देखें कि हमारी ओवरऑल कंट्री में अगर हम देखें तो पंजाबी नंबर ऑफ पंजाबीज कम होंगे, लेकिन अगर हम सीधा पंजाब में चले जाएं, है ना, पंजाब में चले जाएं तो नंबर ऑफ पंजाबीज क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा हो जाएंगे। तो बस वैसे ही एग्जाम्पल है, ये ब्रसल्स ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रेंच पीपल सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे 20% है डच पीपल, डच बोलने वाले दे आर ओनली 20%, है ना। अब देखिए इसमें बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो फ्रेंच लोग हैं, ये भले ही पूरी कंट्री में नंबर ऑफ फ्रेंच इज लेस देन द नंबर ऑफ पीपल दोज हु स्पीक डच, लेकिन ये फ्रेंच पीपल ही यहाँ के एलाइट पीपल हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे हुए, दे आर मोर एजुकेटेड देन द डच पीपल, इनके पास इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इनसे ज्यादा है ना। तो सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे अगर ये पढ़े लिखे ज्यादा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर ऑफ पीपल कम है, लेकिन ऐसे लोग 80% फ्रेंच पीपल जो क्या है, ज्यादा डेवलपमेंट भी ज्यादा है उनका, और पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने अच्छे से की, और डच पीपल ये जो 20% है ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है ना, ये फ्रस्ट्रेटेड है, इनको कुछ अपनी डिमांड, इनको फ्रस्ट्रेशन किस चीज का है कि इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पीछे और इनके पास एजुकेशन थोड़ा बाद में आया। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो हमारे यहाँ भी जैसे पहले थोड़ा सा जो बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वो पढ़ाई में उतना आगे नहीं, पहले पीछे थे, है ना, उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज बाद में गांव गांव तक गवर्नमेंट ने पहुंचाई, लेकिन प्रीवियसली क्या था पहले कि अर्ली डेज में अगर हम बोले तो उनके पास तक एजुकेशन, और हम जानते हैं कि पहले उनको भी नॉर्मल पीपल के साथ वो बैठ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते थे, तो उनके लिए क्या होता था, स्कूल्स में भी लोग उनको प्लेसेस नहीं देते थे, तो इस वजह से वो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने उनको रिजर्वेशन दिया आगे जाके जिससे वो आगे बढ़ सके। तो क्या किया, जो माइनॉरिटी थी वो लोग क्या कहलाते हैं, माइनॉरिटी कहलाते हैं, नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्या कम है हमारे यहाँ, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको रिजर्वेशन दिया। तो यही चीज यहाँ है, ये जो डच पीपल है इनका डेवलपमेंट बाद में हुआ, इनका जो एजुकेशन है इनको थोड़ा बाकियों की बजाय क्या हुआ, थोड़ा लेट मिला, तो ये प्रॉब्लम, इसकी वजह से ये डच पीपल क्या थे, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे। अब देखिए इनकी जो प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट कैसे किया गया, ये स्टोरी को आप जस्ट कीप इन योर माइंड कि ये क्या हुआ। इसी के साथ देखिए ये फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि आगे इसमें ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, फोर्थ वाला पॉइंट हमने पूरे सीक्वेंस में लिखे थे, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम मतलब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ऐसे निकाला कि ये जो ब्रसेल्स जो कैपिटल है इसके लिए अलग ही गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, है ना। आगे हम देखेंगे कि फेडरल, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है हमारा वो फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब होता है कि कैसे पावर को शेयर करने का एक टाइप है फेडरलिज्म, है ना, कैसे पावर शेयर की जाती है। मतलब जैसे अगर हम बोले तो हमारी कंट्री में भी कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जैसे पुलिस हो गए, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें, तो पुलिस अपने पर्सनल डिसीजन ले सकती है स्टेट में, जैसे एमपी स्टेट है, केरला है, पंजाब है, हरियाणा है। तो वैसे ही यहाँ ब्रसेल्स ये जो कैपिटल थी, इसकी कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की, इधर पे भी क्या किया, अलग से गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। तो देखिए इन्होंने बड़े पीसफुल तरीके से एक सॉल्यूशन निकाला, और इन लोगों ने डच पीपल को और ऐसी गवर्नमेंट बनाई कि यहाँ पे भले ही ये 20% है डच पीपल, लेकिन जो इनकी असेंबली है, जो लेजिस्लेशन है ना, इलेक्शन होंगे उसमें क्या होगा, बराबर बराबर 50-50% का दोनों का पार्टिसिपेशन होगा, जिससे किसी को भी ये ना लगे कि हम लोगों को कम पार्टिसिपेशन मिला। और यही काम बेल्जियम में पूरी कंट्री में किया गया। क्या किया गया कि इन लोगों के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा रखा गया कि सभी को ऐसा ना फील हो कि हमारे लिए कुछ पार्शियलिटी की गई, है ना। अब लोगों ने क्या किया, एक अलग तरीके का गवर्नमेंट ने एक अलग ही मॉडल बनाया इस कंट्री के लिए, बेल्जियम मॉडल, और उस मॉडल को बहुत ही ऐसा इफेक्टिव मॉडल था जिससे क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा ना हो, है ना। आपस में ये लोग कितने अच्छे से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, सभी को असेंबली में प्रॉपर जगह दी। यहाँ पे भी बेल्जियम में ये जो डच पीपल है जिनका डेवलपमेंट थोड़ा पीछे रह गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए ये जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है साथ साथ में क्या कर दिए गए कि डच स्पीकिंग जो है वो भी बराबर होंगे, है ना। ऐसा नहीं किया कि फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं, डच पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या कर रहे हैं फ्रेंच लोग ही मिनिस्टर होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। दोनों को पावर क्या किया गया, बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सो आगे उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी अलग अलग रीजन को कंट्री में, जैसे बेल्जियम पूरी एक कंट्री है, इसके अंदर भी कुछ स्टेट्स हैं,
तो उस स्टेट के अंदर उसकी कंडीशन को देख के पावर को शेयर किया गया। जैसे कि हमारी कंट्री में देखिए बहुत सारे, हम जानते हैं कि कितने स्टेट्स हैं, देयर आर 29 स्टेट्स है ना। और अगर उन सारे स्टेट्स की अगर हम बात करें हमारी कंट्री में, तो क्या है वहाँ पे अलग अलग स्टेट में अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, सिक्किम में, गैंगटॉक में, है ना। तो अगर हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ही बिलोंग्स टू द गुजरात, है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उनकी कैसी प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं, ये वहाँ का कोई लोकल पर्सन ही समझ सकता है ना। और उसको पावर देना वहाँ के लोगों को भी, जिससे वो पार्टिसिपेट कर सके इलेक्शन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो, इंटरफेरेंस हो। तो इसलिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा पावर क्या की जाती है, गवर्नमेंट की जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे कुछ लोकल प्रॉब्लम्स जो है वो क्या कर सके, वहीं पे वो शॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। सारे साउथ का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, नॉर्थ वाला जम्मू कश्मीर का, फिर इधर हम वेस्ट में चले जाए तो अलग अलग रीजन है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। इसलिए हर स्टेट में पर्टिकुलर हमारे यहाँ भी एक चीफ मिनिस्टर होता है, who can deal with all the problems of the local people, है ना। जो डायरेक्टली पहले चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचता है, उसके बाद वो ऊपर जाती है। तो चीफ मिनिस्टर उस लोकल लेवल का, लोकल एरिया से बिलोंग करने वाला होता है, जो उधर की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। तो इसलिए बेल्जियम में भी क्या किया गया, जो पावर थी उसको थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा के थोड़ा थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया गया है ना। स्टेट गवर्नमेंट मतलब अलग अलग स्टेट्स जो भी बेल्जियम के थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला, है ना। तो इस टॉपिक के साथ, स्टोरी ऑफ बेल्जियम के साथ, हमने इसका जो फोर्थ वाला पॉइंट था, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ये दोनों हमने खत्म किया, है ना। हमारा फोर्थ पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट ये था और फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया था, तो आप वापस पलट के देखेंगे अगर पीछे जाके तो आपको मिल जाएगा कि स्टोरी बेल्जियम के साथ फोर्थ वाला पॉइंट हमारा था एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो इस तरीके से पूरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला गया। और एक चीज और की गई यहाँ पे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली गवर्नमेंट को, है ना। अब यहाँ पे दो तरीके की हम देख रहे हैं, दो तीन तरीके की कम्युनिटी है। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से, कि कुछ लोग असेंबली में फ्रेंची ही होंगे, कुछ लोग डच ही होंगे, पर्टिकुलर इस कम्युनिटी से ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ भी है कि कुछ सीट्स रिजर्व्स होती है ना, कि फीमेल ही होंगी, शेड्यूल कास्ट ही होंगे, शेड्यूल ट्राइब ही होंगे। तो वो ऐसा इसलिए जिससे कि किसी को ये फील ना हो कि हमारा पार्टिसिपेशन असेंबली में कम है, हमारा पॉलिटिक्स में हमारा कम पार्टिसिपेशन है। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी कम्युनिटी को अगर हम चाहते हैं कि वो आगे आए और उसमें कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ डेवलपमेंट हो, तो सबसे पहले उसका पॉलिटिकल क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, पॉलिटिक्स में आना उसका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया। अब अगला हमारा पॉइंट था स्टोरी ऑफ श्रीलंका। अब देखिए इन्होंने तो बड़े पीसफुल तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया, लेकिन श्रीलंका की भी स्टोरी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया, है ना। श्रीलंका ने क्या किया, सी स्टोरी ऑफ श्रीलंका देखेंगे हम। स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका तो हम जानते हैं हमारे साउथ की तरफ, नीचे की तरफ श्रीलंका है ना। इसमें क्या था, श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे भी वैसे ही है जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि दो तीन कम्युनिटी है, अलग अलग रहती है ना। डच पीपल है वहाँ पे, डच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और 1% जर्मन भी थे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। श्रीलंका में यूजुअली हम जानते हैं हमारे यहाँ तमिलनाडु है ना, तमिल बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही श्रीलंका में भी वैसे ही है। श्रीलंका में कैसा है कि यहाँ पे एक मेजर कम्युनिटी है, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हला, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिन्हला। ध्यान से देखिएगा, ये बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ भी है ना, सिन्हला बोलते हैं ये। और मेजर ये कितने परसेंट है, ये 74%। टोटल अगर 100% में से हम देखें तो 74% कौन है, सिन्हला बोलने वाले श्रीलंका में। फिर उसके बाद कुछ 18% पीपल है जो तमिल है, वो क्या है, तमिल है ना। और ये 18% जो है ना, इसमें भी दो टाइप के तमिल है। ध्यान से देखिएगा, दो टाइप के तमिल कौन कौन से हैं। इसमें से 15% जो है वो वहाँ की लोकल तमिल है, वो क्या है, नेटिव, लोकल, और हम बोल सकते हैं नेटिव तमिल।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे तमिल हैं जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पे कॉलोनियल रूल था जब हमारी कंट्री में, तो वो इंडिया से गए हुए हैं। तो फ्रॉम इंडिया दे केम 5%, 3% ऐसे हैं जो क्या है, दे आर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से गए हुए हैं। और किस टाइम से गए हुए हैं, कॉलोनियल पीरियड के टाइम से, है ना, जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, तब से वो जाके कहाँ बस गए हैं, श्रीलंका में। प्लांटेशन, क्योंकि उनका काम प्लांटेशन की वजह से वो गए थे, प्लांटेशन का काम के लिए वो वहां पे जाके तब से वो बस गए हैं। तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी इनसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको कहाँ है, सिन्हला। अब देखिए यहाँ पे, वहां पे हमने देखा था कि डच बोलने वाले लोग ज्यादा थे, डच पीपल ज्यादा थे, मेजोरिटी ज्यादा थी, फ्रेंच लोग कम थे लेकिन ज्यादा डेवलप थे। पर उन लोगों ने एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला है ना, कि हमको कैसे हम पीसफुल तरीके से रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रेंच लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो डच लोगों को ज्यादा पार्टिसिपेशन ना मिले, उन्होंने बराबर असेंबली में सीट्स भी बांटी, गवर्नमेंट की पावर को भी शेयर किया। अब यहाँ देखिए सिन्हलाई, इन लोगों ने क्या किया, इनका थोड़ा स्ट्रेटेजी अलग है। ये कैसे है, एक चीज और इसमें, अब बचे ये 74-18 के बाद हमारे पास बचते कुछ 8% पीपल, 8% में से 7% कुछ ऐसे हैं जो क्रिश्चियंस है, जो क्या है यहाँ पे, क्रिश्चियंस है। और ये जो क्रिश्चियंस है ना, ये तमिल भी हैं और ये सिन्हला भी है। मतलब अगर हम देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो 74% सिन्हला है और तमिल 80%, इसमें से दोनों मिला के कुछ तो भी क्रिश्चियंस भी है ना। तो क्रिश्चियंस का तो प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम किस चीज का है यहाँ पे, ये जो सिन्हला पीपल है, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये क्या कर रहे हैं, सिन्हला, इनको हमने जो टॉपिक पढ़ा हमारा थर्ड वाला, मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म, ये फिर से देखिए, है ना, इसका मतलब क्या होता है, मेजोरिटी। पहला वर्ड, पहले इसको अगर आप देखिए थोड़ा सा, इसको ना हम अलग अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं इसका। मेजोरिटी, मेजोरिटी से मतलब कि कौन है, नंबर ऑफ पीपल, दोज हु आर मोर, है ना, जो ज्यादा है वो कौन है। हियर यू कैन सी सिन्हला पीपल, है ना, दे आर 74%, वो 74% है। तो मेजोरिटी किसकी है, सिन्हला की है। और मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग क्या होता है कि जो लोग नंबर में ज्यादा हैं वो अपनी पावर अगर दिखा रहे हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में और बाकी सारे राइट्स में उनको ज्यादा पावर मिले, तो उसी चीज को हम मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। बेल्जियम के लिए हमने एक वर्ड देखा था, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पीसफुली तरीके से सारे लोगों को, सारे रिलीजन को रहने का, प्रॉपर सर्वाइव करने का मौका मिले और वो रह सके, तो फॉर देयर वी यूज्ड वर्ड एकोमोडेशन। और यहाँ हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, मेजोरिटेरियनिज्म। किसके लिए, श्रीलंका के लिए, है ना। हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया था, दैट पॉइंट वाज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। और इसको बोलना भी सीख लीजिए आप, मेजोरिटेरियनिज्म, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ना और बोलना भी आएगा। तो देखिए यहाँ सिन्हला पीपल ने क्या किया, इनका एक अलग मोनोपोली है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो तमिल पीपल है उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझी, है ना। इनका क्या था, ये क्या चाहते थे कि इनको लगा कि इनकी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक मेजोरिटेरियन पॉलिसी को अपना लिया। कौन सी पॉलिसी को अपना लिया, मेजोरिटेरियन। ये सारे टॉपिक आप बुक खोल के समझिए, और इसके साथ आई विल शेयर यू नोट्स ऑल्सो, है ना, जो नोट्स भी आपके पास होंगे। और नोट्स के साथ साथ इस चैप्टर को, ये एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मेजोरिटेरियन पॉलिसी इन लोगों ने की, है ना, और उस पॉलिसी के हिसाब से, क्या पॉलिसी है ये पॉलिसी क्या है, किस तरीके की पॉलिसी है, जिससे सिन्हला पीपल को ज्यादा फेवर मिलता है ना, और तमिल पीपल, ये जो यहाँ की जो कम है, इनको फेवर नहीं मिलता है, लेकिन इनको भी पार्टिसिपेशन चाहिए है। इन लोगों ने क्या किया, हमारी कंट्री में जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम बोले तो हर एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज, उस स्टेट की प्रॉपर लैंग्वेज को भी रखा गया है ना। और अगर हम पूरी ओवरऑल कंट्री की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज हम इंग्लिश यूज करते हैं, जो हमारी पूरी कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग नहीं करती है ना। उसको इसलिए कि Why? Because just to make all the people comfortable with the language, है ना, कि वो सारे लोग किस में काम कर सके, इंग्लिश में। क्योंकि हम भी बाकी किसी लैंग्वेज को अगर अडॉप्ट किया, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या साउथ की बात करें, तो दे वॉन्ट बी कंफर्टेबल विद द हिंदी, है ना। हम अगर हिंदी को बोले कि हमारी पूरी नेशनल लैंग्वेज या कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस डाइवर्सिटी से निपट, लेकिन यहाँ पे इनका जो
तरीका है प्रॉब्लम से निपटने का वो थोड़ा गड़बड़ है। इनको क्या लगता है कि हमारी ही लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारा ही पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए और गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी में हमको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो इस तरीके से, और इनको लगता है कि हमारे जितने भी डिसीजन है वो सारी गवर्नमेंट उन सबको मांगे, है ना, माने, और तमिल पीपल से हमको ज़्यादा क्या मिले, प्रेफरेंस मिले। तो इन सब की वजह से फ्रस्ट्रेट होके तमिल लोगों ने क्या किया, अपना एक अलग ही रीजन पार्टी बना ली, अपने स्ट्रगल किया उन लोगों ने अपनी पार्टी बना के, जिससे क्योंकि उनको भी राइट्स चाहिए। वो देख रहे हैं कि ये जो सिन्हला पीपल है ये क्या है, इन लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं तमिल पीपल को। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ तमिल क्या है, कम है, और इनके नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है। तो ये बजाय इसके कि ये इनको भी सपोर्ट करें, इनको भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन दिलाएं, उसकी बजाय ये क्या कर रहे हैं, और अपनी ही चीजों को भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं बजाय तमिल को आगे बढ़ाने के। तो इस प्रॉब्लम के लिए इन लोगों ने क्या किया, तमिल पीपल ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज जिससे उनको भी बढ़ावा मिले और उनको भी प्रेफरेंस मिले। तो उन लोगों ने क्या किया, आगे जाके अपने लिए अपनी जॉब, क्योंकि उनको जॉब्स भी कम मिल रही थी, इनके ये ज़्यादा जॉब सिक्योर कर रहे हैं, इनके पास ही ज़्यादा रिजर्वेशंस है, इनको किसी भी तरीके का कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों ने आगे जाके अपने एक पार्टी भी फॉर्म कर ली, और उसके बाद 1980s में क्या किया इन लोगों ने, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और किस चीज़ के लिए, जिससे कि तमिल लोग जो हैं हमको, क्योंकि इसके पीछे की कहानी काफ़ी लंबी है, अभी हम आगे जाएंगे चैप्टर्स हमारे पास, थर्ड चैप्टर में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि काफ़ी मार काट हुई दोनों के बीच में, और बहुत लंबी कहानी है, सिविल वार हो गया था दोनों के बीच में इन सारी चीज़ों को, क्योंकि तमिल पीपल अपने डिमांड रख रहे थे कि हमको भी कुछ मिले, और ये जो सिन्हला पीपल है ये इनकी डिमांड को पूरा नहीं कर रहे थे। तो इन लोगों ने एक डिमांड किया कि हमको एक इंडिपेंडेंट स्टेट हमको दे दिया जाए, उसका नाम हो तमिल ईलाम। क्या नाम हो उसका? तमिल ईलाम। तो इन्होंने इस चीज की डिमांड की कि हमको एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए हमारे लिए, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। उनको चाहिए था कि ऊपर का नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है उसमें हमारे लिए एक अलग से क्या बना दीजिए, आप स्टेट बना दीजिए, जहाँ पे हम पीसफुली तरीके से रहेंगे और वो स्टेट में हमारी ही गवर्नमेंट हो सकेगी। लेकिन ऐसा बाद में हुआ नहीं। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने का तरीका था प्रॉब्लम से, वो बहुत ही गलत तरीका था, है ना। बाद में तमिल पीपल को भी राइट्स मिले, सब कुछ मिला, उनको भी प्रेफरेंस मिले, उनको भी सीट्स मिली, लेकिन ये पूरा टाइम, इस पूरे टाइम में क्या हुआ, सिविल वार भी हो गया इनके बीच में। क्या हुआ? सिविल वॉर भी हो गया। और उस सिविल वॉर की वजह से क्या था कि सिविल वॉर की वजह से दोनों में और ही ज़्यादा दोनों अलग अलग हो गए बिल्कुल ही, है ना, और उनका झगड़ा क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो इनका प्रॉब्लम से निपटने का तरीका थोड़ा गड़बड़ था, और ये इनको ये नहीं समझा कि अगर पावर को शेयर कर लिया जाए, है ना, जैसे तमिल पीपल को, तमिल लोगों को भी थोड़ा सा पावर दे दी जाए, उन लोगों को भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो शायद ये सारी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा डोमिनेटिंग कैटेगरी के थे, डोमिनेट कर रहे थे, इनको चाहिए था कि सिर्फ हमारी ही लैंग्वेज हो, हम ही को जॉब मिले, सारी जॉब्स हम ही गेन करें, तो इसलिए इन्होंने किसी अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो ये थे दो अलग अलग प्रॉब्लम, और दो अलग अलग तरीके से उनको उनका सॉल्यूशन निकालना। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको फिफ्थ वाला पॉइंट निकाला था, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है पावर शेयरिंग डिजायरेबल? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड है हमारे पास में कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई पावर शेयरिंग इज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इससे पहले मैंने पूरा लिखा था, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? अब क्यों है पावर शेयरिंग डिजायरेबल? कि पावर शेयरिंग एक अच्छी चीज है। व्हाई? बिकॉज ये क्या करती है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करती है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब दो अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जो झगड़े हो सकते हैं, पावर शेयर कर देने से क्या हो जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। पहली चीज क्या हो जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर देती है, कम कर देती है ना। रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट्स, reduces conflicts between two or more social groups, है ना, social groups उसको कम करता है।
दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये दिस इज द ट्रू स्पिरिट, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? ट्रू स्पिरिट और वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। अगर हम बोले कि कंट्री डेमोक्रेटिक है तो और आप किसी को पावर भी नहीं दे रहे हो तो दैट मीन्स कि ये ट्रू स्पिरिट नहीं है ना। फिर हाउ कैन यू से दैट इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? अगर सभी को पावर नहीं है, इफ ऑल पीपल आर नॉट फ्री, है ना, दे डू नॉट फील लिबरल और फ्रीडम नहीं है, सो वी कैन नॉट से द कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। फॉर टू टू गिव द फीलिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमको क्या करना जरूरी है कि बताना है कि हाँ आपके पास, सभी के पास इक्वल राइट्स हैं। तो डेमोक्रेसी में ये जरूरी है ना, पावर शेयरिंग। इससे सभी को ये फील होता है कि हाँ हमारे पास कुछ राइट्स हैं और हम फ्री हैं हमारे नेशन में। एंड डेमोक्रेटिक रूल्स, डेमोक्रेटिक थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि डेमोक्रेटिक रूल्स क्या होते हैं पावर शेयरिंग की वजह से, है ना। जो पावर शेयरिंग किया गया है उसकी वजह से जो सारी चीजें जो एक्सरसाइज इन द सेंस डेमोक्रेसी पे जो गवर्नमेंट रूल्स की जो एक्सरसाइज की जाती है, मतलब फॉलो किया जाता है, वो क्या हो जाता है? प्रॉपर हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा तैयार हो जाता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो कम हो ही जाते हैं, है ना। और उससे क्या होता है कि लोगों के मन में फीलिंग्स भी आती है कि हाँ हम सब, और सब लोग एक नियम से क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके को फॉलो करते हैं कि हाँ हमको ये सारी चीजें फॉलो करनी है और हमारे बीच के कॉन्फ्लिक्ट सब कम हो गए हैं। फिर लोगों की डिमांड क्या है, उसी तरीके की होती है। ऐसा नहीं है अगर पावर शेयरिंग कर दी गई है, पावर शेयर किया गया है, तो हर किसी को, कैटेगरी को पता है, सोशल ग्रुप को पता है कि हमारे पास भी पावर है, हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। हम भी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, हमारे भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट बनाने के लिए भी हमारा पार्टिसिपेशन है। तो सारी चीजें हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब कि होना चाहिए, है ना, उसकी जरूरत है पावर शेयरिंग की, स्पेशली इन अ कंट्री विच इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हम उसके लिए नहीं बोलेंगे कि पावर शेयरिंग को, वेरी स्पिरिट को बताता है, लेकिन फिर भी द कंट्री विच इज डेमोक्रेटिक, वहां पावर शेयरिंग डिजायरेबल है ना, और जरूरी भी है। चलिए अगला लास्ट टॉपिक है हमारा इस वाले चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इन शॉर्ट हम देखते हैं इसको कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। इन शॉर्ट आपको इसमें शॉर्ट में ही है, इसमें थर्ड चैप्टर में पावर शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा कि किस तरीके से है वो और ज्यादा डिटेल में कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। लेकिन हियर जस्ट सी, कुछ आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग लास्ट टॉपिक है हमारा, ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। इसमें पहला वाला पॉइंट हम देखते हैं कि कौन सा है। अभी आज की डेमोक्रेसी में अगर हम बोला जाए ना, पहले भी डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होता रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। जिससे कभी भी क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा रूल जो ये दिखाए कि डेमोक्रेसी में कुछ कमी है, तो उस रूल को चेंज किया जाता है। और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करती रहती है, एंड द रीजन इज दैट टू मेक द कंट्री फुल डेमोक्रेटिक, है ना, जिससे पूरी कंट्री क्या हो, एक अच्छी डेमोक्रेसी बने, अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बने। तो उस चीज के लिए तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में कैसे देखिए, पहला वाला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का कैसा होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बल्कि काफी पहले के समय से इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही शुरू हो गया था। तो यहाँ देखिए, पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो ये तीन तरीके से है, बहुत ध्यान से देखिए। ये इसमें क्या होता है, ये अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, जैसे जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से होता है ना। तो इनके ये यहाँ जजेस को सेलेक्ट करना कौन करेगा, तो एग्जीक्यूटिव्स का काम है। तो ये क्या हो जाता है, लेजिस्लेचर यहाँ पे कौन करता है, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो सारी चीजों में पावर, जैसे एग्जीक्यूटिव्स में हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे, सॉरी प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं। तो अगर यहाँ एग्जीक्यूटिव कुछ गड़बड़ काम करते हैं तो असेंबली जो होती है ना, लेजिस्लेशन, वो इनके बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गड़बड़ किया है कुछ। यहाँ जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इन सब का काम क्या है कि इनकी अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये इसमें कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनको, है ना। इनको पावर होती है कि ये एक दूसरे के काम में, क्योंकि सोचने वाली बात है कि अगर गवर्नमेंट जिसको हमने खुद चूज किया है ना, दैट इज चोजन बाय अस, तो
अगर वो कुछ गड़बड़ करती है तो कौन उसकी उस चीज को कौन ठीक करेगा? तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तो है ही, बट जुडिशरी ये काम कर सकती है ना। तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले भी हमने इसको कई बार देखा है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पावर शेयरिंग का? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दूसरा वाला देखिए वर्टिकल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि इज अवर कंट्री अ फेडरल? तो हम बोलेंगे कि इंडिया एक पार्शियल फेडरल कंट्री है ना। पूरी फेडरल कंट्रीज कैसे होती हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का। यूएसए पूरा एक फेडरल कंट्री है ना। ये जो हम ये वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो फेडरल, इसको हम एक चीज और बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट में इसमें हम भी आ जाते हैं, लेकिन हम कैसे हैं? पार्शियल फेडरल है, हम पूरे पूरे फेडरल कंट्री नहीं है। बट यूएसए को बोले तो वो पूरा फेडरल कंट्री है। दैट मीन्स कि समझिए इसको ध्यान से कि हमारी कंट्री कैसी है। इन अवर कंट्री देयर आर फ्यू हैंडफुल पावर्स इन हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है ना। कुछ ही पावर्स होती है, फ्यू पावर्स। और लेकिन यूएसए की अगर हम बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, देयर आर सम 50 स्टेट्स है ना यूएसए में। तो वहाँ अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में जो भी गवर्नमेंट है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, उनके हाथ में फुल्ली वो फ्री है उनकी पावर यूज करने के लिए। अगर वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर उनके जो ऊपर के प्रेसिडेंट ने भी कुछ बोला, अगर वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते तो वो हो सकता है कि वो उसको अपने अकॉर्डिंगली उसको फॉलो ना करें, है ना। वो फ्री होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे पुलिस है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला है ना, तो हमको उस चीज को भी फॉलो करना है। मतलब कि एक स्टेट की गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्री नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फेडरल। हमारी कंट्री कैसी है? पार्शियल फेडरल है। कुछ मैटर्स पे वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं और कुछ में नहीं भी ले सकते। लेकिन यूएसए इज सच कंट्री वेयर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टेक देयर ओन डिसीजंस है ना। उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी प्रॉब्लम्स के लिए वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। अब उसके बाद हम थर्ड वाले में आते हैं, है ना। ये तो दो हो गए हमारे। इसके बाद थर्ड देखिए, वापस आती हूँ मैं। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, सेकंड वर्टिकल भी हमने देखा। अब थर्ड वाला टाइप हमारे पास क्या है? इसमें थर्ड टाइप है कि ये जो पावर को जो शेयर करना है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल एग्जीक्यूटिव, उसमें कोई कम्युनिटी का लेना देना नहीं था। फेडरल गवर्नमेंट में भी कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं कि किस कम्युनिटी के लोग हैं या कुछ भी है। लेकिन जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा, ध्यान से सुनिएगा, बेल्जियम का अगर हम देखें तो ये हम थर्ड वाला देख रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं? ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के हिसाब से अगर गवर्नमेंट को किया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। किसी पर्टिकुलर जगह में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को अगर ऐसा फील होता है कि उनको ज्यादा पावर नहीं मिली है, तो इस तरीके की भी पावर को शेयर किया जा सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बेल्जियम का हमने देखा कि बेल्जियम में क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कर दिया। और स्पेशली गवर्नमेंट ऐसी चीजों को उन्होंने फोर्स किया कि जो वहां पे डच पीपल है उनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी कि उन लोगों में से एक गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, उनको ऐसा फील नहीं होगा कि उनका पार्टिसिपेशन कम है या उनको डोमिनेट किया जा रहा है। तो ये एक चीज हो जाती है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेल्जियम में जैसा फॉलो किया गया है ना। कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्पेशली डच पीपल के लिए भी, उनके लिए भी एक गवर्नमेंट बोल दिया कि डच में से ही जो डच स्पीकिंग पीपल है उनकी एक गवर्नमेंट, उनकी तरफ से भी हम कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में करेंगे और वो लोग भी अपने इलेक्शन में, उनको ही इलेक्शन में खड़े होना है और वो ही जीतेंगे। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली गवर्नमेंट है जो उस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को समझ के और आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट वाला है हमारा, ये फोर्थ पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप आगे थर्ड चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझिए क्योंकि अभी के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा हैवी मटेरियल हो जाएगा। इसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है क्योंकि इसमें दो तीन चीजें हैं। ये कैसा पावर है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं,
और एक पॉइंट हमको दिया हुआ है प्रेशर ग्रुप, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा प्रेशर ग्रुप, ये थर्ड चैप्टर में प्रेशर ग्रुप इज अ टॉपिक, एक पूरा टॉपिक है प्रेशर ग्रुप। फिर भी इन शॉर्ट में समझिए, प्रेशर ग्रुप मतलब कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आगे बढ़ के आते हैं और गैदर होके अपना ग्रुप बना लेते हैं, उनको हम प्रेशर ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर डाल के और अपनी चीज़ों को, बात को मनवाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि हमारी बातें पूरी नहीं हो रही हैं या हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो दे जस्ट कम इन अ फ्रंट और क्या करते हैं, गवर्नमेंट को फोर्सफुली या आगे जाके आप उस तरीके से गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी भी डिमांड्स को फुलफिल करिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज में हमने देखा है कोएलिजन, है ना। कोएलिजन क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हैं, जैसे